बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 का फ्लूइड डायनामिक्स का आज का जो टॉपिक है वो टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले कुछ हम जनरल सी बातें करते हैं ताकि इजीली आप टर्मिनल वेलोसिटी को समझ सकें। टर्मिनल वेलोसिटी की डिफिनीशन में एक वर्ड यूज़ किया है हमने, फॉलिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। ये दो तरह से हम इसको ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसी जगह में टुवर्ड्स अर्थ की जानब फॉल हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, यानी कोई फ्लूइड भी नहीं है, इवन एयर कुछ भी नहीं है। जब कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो उस ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स अमल करेगी विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ही उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा, जब आप उसको रिलीज करेंगे उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन जो जो वो नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और उस पर अमल करने वाली जो फोर्स है वो एक ही रहेगी, कांस्टेंट फोर्स होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वो जितनी बॉडी है, जितना बॉडी का मास है, उतनी उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करेगी। ज़मीन को टच करते हुए, टच करने से पहले, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब वो बॉडी ग्राउंड को, फर्श को हिट करेगी तो वो पाश हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर इंसान है, जैसे जहाज़ में किसी भी वजह से उसको छलांग लगानी पड़ती है, वो डायरेक्ट अगर छलांग लगाए, मान लो कि एयर वगैरह कोई नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, वो जब ज़मीन पर ग्राउंड पे आके गिरेगा तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो सकता है, हाँ, क्योंकि वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ज़मीन के साथ टच होगा। ये तो हमने वो मिसाल ली है जहाँ पर कोई भी फ्लूइड ना हो। अब ऐसे इस तरफ चलते हैं कि आपके पास फ्लूइड है लाइक एयर। जब जहाज से एक बंदा छलांग लगाता है, वो खाली तो छलांग लगाता नहीं, उसके पास एक आला होता है जिसे पैराशूट कहते हैं। लेकिन जो ही वो छलांग लगाता है उसका पैराशूट क्लोज होता है। जहाज से जब छलांग लगाएगा उस वक्त डाउनवर्ड वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। छलांग लगाने के फ़ौरन बाद उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू होती है? बढ़ना शुरू होती है। जब वो देखता है कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो पैराशूट को ओपन कर देता है। जब पैराशूट ओपन होता है, ओपन होने के कुछ टाइम बाद वो ज़मीन की तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब वो उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा जितनी तेज़ी से वो जहाज से छलांग जब उसने लगाई, जितनी तेज़ी से नीचे आया था। अब वो जब ज़मीन पे पहुंचता है तो विदाउट एनी हर्ट, एनी डेंजरस, किसी सेफली वो ग्राउंड पे लैंड कर लेता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम से हम यहाँ पर लेते हैं, उसको ज़रा आपने देखना है कि फ़र्ज कर लें ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। हम ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे? स्फेरिकल लेंगे। ये बातें कल हुई थी कि क्यों सिर्फ स्फेरिकल ड्रॉपलेट है और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, यहाँ से अभी इसने रिलीज होना है। जब ये डाउनवर्ड रिलीज होगा, इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं ले लेता हूँ 0। जब 0 वेलोसिटी है, इस पर एक फोर्स अमल कर रही है, हाँ, ग्रेविटी Fg। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये इस ड्रॉपलेट के वेट के इक्वल होगी।
आपसे पूछा जाए कि इस ड्रॉपलेट का वेट कितना है, तो आप क्या कहते हैं, इस पर जितनी ग्रेविटी अमल कर रही है वो इसके वेट के बराबर होगा। दिस फोर्स एक्टिंग अपॉन द ड्रॉपलेट। ये फ्लूइड में हमने सीखा कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स अमल करती है जो उसकी मोशन को अपोज करेगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। अभी ये अगरचे फ्लूइड में मौजूद है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इसने चलना शुरू नहीं किया, तो ड्रैग फोर्स यहाँ पर कितनी होगी? हाँ, ड्रैग फोर्स जो एफ डी है इस स्टेज पर जीरो। समझ आ गई बात? अभी अगला स्टेज हम लेते हैं कि थोड़ा टाइम जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी इसकी जीरो से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये वेक्टर हम उतना ही लेंगे। हाँ, और यहां पर अभी ये दो वेक्टर्स हैं। डाउनवर्ड वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ जी को, और अपवर्ड वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ डी को। अब ड्रैग फोर्स इस पे अमल कर रही है, हाँ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वेलोसिटी है तो ड्रैग फोर्स भी होगी। वही बात है कि फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी मोशन को अपोज करने वाली फोर्स होती है जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। मूव करेगा तो ड्रैग फोर्स। तो ये ड्रॉपलेट अभी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इट हैज सर्टेन वेलोसिटी व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वेलोसिटी है तो ड्रैग फोर्स भी होगी, क्योंकि अभी वेलोसिटी क्या है, वेरी स्मॉल, तो ड्रैग फोर्स भी उसी के अकॉर्डिंग स्मॉल होगी। ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सही। थोड़ा सा और नीचे जब हम आते हैं, हाँ, जब और नीचे आएंगे तो डाउनवर्ड वेक्टर अभी बताया आपको क्या है जी, ग्रेविटी है, और अपवर्ड क्या है, ड्रैग फोर्स। थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, हाँ, एफ डी। इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ डी। एरो हमें बता रहा है। अभी इस केस में भी क्या है, एफ जी इज ग्रेटर देन एफ डी। अगर हम इसको V1 कह दें और इसको V2 कह दें, हाँ, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V3 वेलोसिटी होगी, वो भी नॉट, ये V3 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, V3 इज ग्रेटर देन V2, के मतलब कि जो नीचे है स्पीड और इंक्रीज हो जाती है। जब ये और इंक्रीज हो जाती है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ड्रैग फोर्स इतनी थी, अब ड्रैग फोर्स इतनी हो चुकी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये ग्रेविटी है, वेट है एफ जी, यहां पर आप क्लियर करवा दिए वेट, हाँ। अभी जो है दैट इज V4, और V4 जो है ग्रेटर है किससे, V3 से। ये आपके पास क्या है, FD। तो यहां पर जो FG है, यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, FD और FG आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो है F net, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल ड्रॉपलेट, सॉरी, इज 0। यहां पर भी F net क्या था, नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी F net नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी F net नॉट इक्वल टू 0, बट हेयर F net इज इक्वल टू 0।
स्टॉप करो। ये पोजीशंस हमारे सामने आ गई। एक स्टेज देखो, जो जो डाउनवर्ड आ रहा है स्फेरिकल ड्रॉपलेट और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके नीचे आने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ ड्रॉपलेट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और इस पर नेट फोर्स अमल करने वाली जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। अब यहाँ पर अगर हम शुरू में ऐसी बात फर्ज कर लें कि जो एफ जी है, हाँ, एफ जी को आप 20 न्यूटन ले लेते हैं, तो एफ डी ऑलरेडी क्या है, ज़ीरो है, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम एफ डी को, हाँ, एफ डी को फर्ज कर लें कि ये हो जाती है 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, हाँ, एफ जी माइनस एफ डी हो जाएगा। तो नेट फोर्स आपके पास कितनी आएगी, 15 न्यूटन। यहाँ पर अगर एफ डी आपके पास है 10 न्यूटन, तो इस स्टेज पर एफ नेट कितना होगा, हाँ, 10 न्यूटन हो जाएगा, हाँ, 10 न्यूटन। और इस स्टेज पर अगर एफ डी आपके पास 20 हो जाती है, एफ नेट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20, 0 न्यूटन। समझ आ रही है बात? ये आपको समझाने के लिए ये चीज बताई थी। न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, उसकी वर्डिंग पे जरा गौर करें। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। बस इतना काफ़ी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पैदा होने का जो काज है वो फोर्स है, नेट फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी, अनबैलेंस फोर्स ने वेलोसिटी को चेंज किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी नेट फोर्स है, यहाँ पर भी नेट फोर्स है, यहाँ पर भी नेट फोर्स, यहाँ पर भी नेट फोर्स है। नेट फोर्स अमल कर रही है, तो ये v1, v2, v3, ये तीनों वेलोसिटीज जो हैं, v4, ये सारी 4 वेलोसिटीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। यानी v4 तक क्या होती रही है, वेलोसिटी चेंज होती रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहा। यानी स्टार्ट में अगर हम लिखें तो इस स्टेज पर आप लिख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, बट हेयर, हाँ, यहां पर नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो फोर्स अमल ना करे तो न्यूटन सेकंड लॉ तो कहता है कि व्हेन नेट फोर्स एक्ट अपॉन बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अनबैलेंस फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन 0 से क्या मुराद है, नो चेंज इन वेलोसिटी। समझ आई ये बात, नो चेंज इन वेलोसिटी। अब इसके बाद ड्रॉपलेट जो नीचे आएगा, इस पर ये जो फोर्सेस हैं एफ जी और, हाँ, एफ डी, ये आपके पास कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और वेलोसिटी यहां पर कितनी थी, v4, यहां पर कितनी होगी, v4 ही होगी, v5 आप नहीं लग सकते, क्योंकि यहां पर पहुंचकर v4 हुई, v4 पे नेट फोर्स क्या हो चुकी थी, 0। अब नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो इस स्टेज पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी रहेगी, यहाँ पर जितनी थी वहां पर ही वही रहेगी। इसके बाद
हाँ जी, कहां तक? टू द सरफेस ऑफ अर्थ तक ये v4 वेलोसिटी से ही जाएगा। समझ आई ना बात? अब फर्ज कर लें यहां पर 0 वेलोसिटी थी, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यहां पर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी है? 15। और 15 कौन सी वाली है? v4 है। समझ आइए बात? ये v4 सबसे ज्यादा है और इसके बाद v4 चेंज नहीं होगा। यानी यहां पर 15 मीटर पर सेकंड है तो अप टू द ग्राउंड इट विल रिमेन 15 मीटर पर सेकंड। समझ आइए? और इस वेलोसिटी को, जो इस स्टेज के बाद जिस वेलोसिटी से ये ड्रॉपलेट नीचे जाएगा, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब डिफिनेशन की तरफ आप आइए। क्या कहते हैं? मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। मैक्सिमम है कि नहीं है? v4 सबसे ज्यादा वेलोसिटी है ऑल वेलोसिटी की निस्बत से, और वो कैसी है? कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। अभी जो फ्लूइड हमने लिया है वो कौन सा है? एयर है। व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस वक्त आपके पास जो वेलोसिटी बॉडी को मिलेगी उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी होगी, बिफोर दिस टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए बहुत कुछ किस्से लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ये किस्सा काफ़ी है। थोड़ा सा स्टार्ट ऐसे हम लेते हैं कि कंसिडर कर लें, कंसिडर अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस r falling through, भाई falling through fluid हमारा कौन सा है जी? एयर। falling through air of viscosity ईटा भी लिखो, नहीं लिखते तो falling through air, हाँ, अंडर फोर्स Fg। हाँ, अब पूरा जो सिनेरियो है वो फिगर में बयान हुआ है, और फिगर सारी चीजों को क्या कर रही है? डिस्क्राइब कर रही है। हाँ, द होल सिनेरियो, हाँ, is represented by diagram। हाँ, ये वैसे इसकी थ्योरी में ये सारी बातें आती हैं कि इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो, इस पर एक फोर्स अमल कर रही है, ड्रैग फोर्स ज़ीरो है, फिर अगले स्टेज पर ये हो जाएगा, एट्स अ स्टेज विल कम। हाँ, बस वो सारी बातें हमने वहाँ पे शो कर दी। तो आगे हम लिखते हैं फॉर टर्मिनल वेलोसिटी फॉर टर्मिनल, ये कंडीशन भी है टर्मिनल वेलोसिटी की। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी Fd इज इक्वल टू Fg। ठीक, Fd कितना है? 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू mg। इस v के साथ हम t डालेंगे। क्यों? जो ही ये कंडीशन हमें मिल जाती है उस वक्त की जो वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो Vt आपके पास होगा, Vt इज इक्वल टू mg बाय 6 पाई ईटा आर।
और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी आप लिखते हैं एज डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये मास किसका होगा? इस स्फेरिकल ड्रॉपलेट का होगा। वॉल्यूम किसका है? इसी का है। डेंसिटी किसकी? इसी की ली जाएगी। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से m कैलकुलेट कर लें, रो v आ जाएगा। हाँ, करना क्या चाह रहे हैं हम? मास की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको इसमें पुट करेंगे। m इज इक्वल टू रो, v क्या है? वॉल्यूम, 4/3πr³ होता है, या आप साइड पे लिख सकते हो v वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 4/3πr³। 4/3πr³। तो इसको ऐसे लिखें आप, m इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू रो। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिखें। इक्वेशन 1 Vt इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई, m को थोड़ा सा मल्टीप्लाई के फैक्टर में लिख देता हूँ, m मल्टीप्लाई g/6πr। ठीक है, स्टॉप कर दो। अब इस वॉल्यूम मास की वैल्यू जो है ना जी, इस मास की m की ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा Vt इज इक्वल टू m, यहाँ पर m आ रहा है और m कितना है? 4/3πr³ मल्टीप्लाई g/6πr। देखिए 4 और 6 कैंसिल हो जाएंगे 2 से और 3 से, तो 2 * 4, 2 × 3 = 6। हाँ जी, ये बातें समझाने की नहीं है ना। ये एक आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा। पाई से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा आपके पास ऊपर, हाँ, साथ इधर रो भी है ना, रो, तो ये हो जाएगा जी 2 रो g/3 × 3 = 9 ईटा, और ऊपर r² भी है, क्या है? r²। इस 3 को आप यहाँ लिखते हैं, r²। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 1 से एक बात लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पर एक कंडीशन है, व्हेन मास इज कांस्टेंट, और ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही होगा ना, ठीक है। एयर है तो थ्रू आउट एयर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वही रहेगा। पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 6p वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज होगा अगर कोई चीज़ हो सकती है तो मास हो सकता है। जब मास क्या होगा? कांस्टेंट है, उस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी आर के यहाँ पर आर डिनोमिनेटर में है, तो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी सेकंड इक्वेशन से
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, g रिमेन्स कांस्टेंट, 9 न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी आएगी क्योंकि एयर थ्रू आउट एयर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सब कुछ कांस्टेंट है तो Vt जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, कब, व्हेन, यहाँ पर मास की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, रो, इधर क्या था, m था। चेंजिंग फैक्टर जो चेंज हो सकता है वो मास है, वहां पर क्या है, डेंसिटी है। व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। हाँ, इनको ऐसे हम समझ सकते हैं, मान लें कि you have 2 iron balls of different radii, यानी एक आयरन बॉल है, पहले आयरन बॉल का रेडियस r1 और दूसरे का रेडियस r2, ऐसे सपोज कर लेते हैं। हाँ, R1 इज ग्रेटर देन R2। दोनों कौन से हैं, आयरन बॉल हैं, तो डिफरेंट कौन सी चीज हुई, हाँ, उनका डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है। साइज जब ये R1 है, इसका ये रहा और ये रहा, डेंसिटी आयरन की बात हो रही है, यानी डेंसिटी डिफरेंट है। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो फिर यहां पर आप इसको क्या करेंगे, ये तो हम तब फिट करते हैं जब आपके पास क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट हो। लिहाजा ये वाले फैक्टर यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ समझ आई है ना बात। अब अगर इसको आयरन की जगह कोई और ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं कि ये आयरन का है, हाँ, और ये मान लो कि इसका है जी वुड का है। क्या वुड, आयरन के बॉल का और वुड के बॉल का साइज बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। वुड का बड़ा होगा, आयरन का छोटा होगा, तब जाके इनके मासेस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके मासेस क्या हैं, बराबर है, m1 इज इक्वल टू m2। मासेस को बराबर करने के लिए साइज क्या करने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट लेने पड़ेंगे। तो रेडियाई क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आपसे पूछा जाए यहां पर किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो मास क्या है, कांस्टेंट हो गया कि ना हुआ, मास कांस्टेंट है, तो कौन सी बात हम फिट कर सकते हैं, ऊपर वाली बात हम फिट कर सकते हैं, मास इज कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है कि आयरन की या वुड की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि रेडियस देखो ना, रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस, इसका रेडियस ज्यादा है, सही है। रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका रेडियस ज्यादा हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी कम, और इसका रेडियस कम, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा। समझ आई है ना। असल मकसद ये समझाना था आपको, बच्चे के जहन में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है और टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो किस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकें। हाँ, तो ये साथ दो कंडीशंस आपने जहन में रखनी है। फार्मूला ही आपको बता रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेगा वो क्या है, मास है। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी जो है रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दूसरा फैक्टर चेक करें किसकी वजह से चेंजिंग आएगी, डेंसिटी की वजह से चेंजिंग आएगी। ठीक है, ये आज का लेक्चर में हमने सीखा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसको आगे हम बढ़ाएंगे। इसका ग्राफ भी है,
अगले लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रा कर लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का कि किस तरह ड्रा होता है। ठीक, ओके।